सुन रे सुन बेलिया, दिल ने धोखा दिया, आंखें मिली तुमसे नाज़नी, मेरे होश आवाज़ खो गए, दिल ने रो रो कहा, ये आंखें हैं दिल की जुबां, कांपती रूह। याद है। हाँ जी। 91 days left. हे राम। अच्छा, ओके। तो यस माय डियर लवली स्टूडेंट, किनेशियन थियरी ऑफ इनकम डिटरमिनेशन हम लोग ने स्टार्ट किया था, काफी आसान था। किनेशियन थियरी ऑफ इनकम डिटरमिनेशन के बारे में थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। द कॉम्प्रिहेंसिव थियरी टू एक्सप्लेन द इनकम डिटरमिनेशन वाज फर्स्ट पुट फोर्थ बाय ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड केन्स in his masterpiece The General Theory of Employment, Interest and Money in year 1936। यहाँ पर उन्होंने 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर को डिफाइन किया है। अच्छा, इक्विलिब्रियम आउटपुट कब अकर होता है? इक्विलिब्रियम आउटपुट अकर व्हेन डिजायर्ड अमाउंट ऑफ आउटपुट डिमांडेड बाय ऑल एजेंट इन इकोनॉमी इज इक्वल्स टू सप्लाई इज इक्वल्स टू प्रोडक्शन, दैट इज व्हेन प्रोडक्शन प्लान ऑफ फर्म्स मैचेस विद कंजम्पशन प्लान ऑफ हाउसहोल्ड। अब ये हाँ जी कर दी। तो बेटा कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? कंजम्पशन फंक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? कंजम्पशन फंक्शन का मतलब होता है the functional relationship between your aggregate consumption expenditure and your disposable income. C is equals to function of y. Then what is saving function? Saving function, the income which is not expended is saved. So saving function basically represent the relationship between your disposable income and your saving. Guys, what do you mean by marginal propensity to consume? Additional consumption on account of additional income is called as marginal propensity to consume. Next है marginal propensity to save म्हणजे काय? Marginal propensity to save का मतलब होता है additional saving on account of additional income. Next, average propensity to consume मतलब total consumption divided by total income. फिर ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर क्या होता है? ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर व्हिच इज रिक्वायर्ड, व्हिच इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू सस्टेन द लाइफ irrespective of size of income. It is income inelastic, उसे इनकम से कोई फर्क नहीं पड़ता। It does not vary with the level of income. It is determined by factor other than your income such as general expectation, economic condition and many more. Yes. फिर बच्चा पार्टी अब हम स्टडी करेंगे 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर। अच्छा, कल से हम थोड़ा और बूस्ट अप करेंगे हमारी स्टडीज को। कल आप लोगों का लगभग समझ लीजिए कल और परसों वेंसडे और थर्सडे को 1-1 घंटे का सेशन फिर से रहेगा रात को, जिसके अंदर सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं कवर करवा दूंगा। तो मेरा चैप्टर नंबर 1 हो जाएगा पूरी तरीके से, फिर मेरे को कुछ करने की उसकी जरूरत नहीं। फिर जब चैप्टर नंबर 2 की चीजें पढ़ेंगे फिर मैं भी चैप्टर नंबर 2 का सेशन रखूंगा, राइट? तो साइड बाय साइड में कंप्लीट करते जा रहा हूँ। तो टुमारो एंड डे आफ्टर इट 2 दिन, मेरे को तो लगता है 3 घंटे लगेंगे बेटा। आज नहीं ले रहा हूं मैं, कल थोड़ी मजबूरी थी। मजबूरी एज इन मंथ का लास्ट डे था, थोड़े से आवर्स मेरे को कंप्लीट करने थे तो मैंने वो कल कर लिया। आज मैं सोच रहा हूँ आज नहीं करूं, थोड़ा सा शरीर को रेस्ट दे रहा हूं मैं, ताकि कल मैं ज्यादा सेशन लेके खत्म करूंगा। ट्रस्ट मी, रिजल्ट आ जाएगा 10 तारीख तक बोल रहे हैं रिजल्ट आ जाएगा। उससे पहले तो आपका सब्सटैंशियल पार्ट में कवर करवा दूंगा, डोंट वरी। 2 चैप्टर हो भी जाएंगे, 2 से ज्यादा ही होंगे, लेकिन उनका प्रैक्टिकल पार्ट भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो कल मैं आप लोगों को बुलाऊंगा। आई एम गोइंग टू प्लान दो सेशन। सर 24 लेक्चर में यूट्यूब वाले लेक्चर इंक्लूडेड होंगे? वो अलग है बेटा, वो अलग है। यूट्यूब वाले जो हो रहे हैं दोज आर प्रैक्टिस सेशन, वहां पे एक एक क्वेश्चन कवर करवा रहा हूँ, समझ रहे हो? कॉस्ट का 2 आवर कब से है? एक अर्ली बर्ड खत्म हो जाए फिर उसके बाद होगा। एक्चुअली आपकी बैच ये जो चल रही है ना, ये रीजन से कॉस्ट का 2 घंटा नहीं हो रहा है। एफएम के फास्ट ट्रैक के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। हाँ, उसका रिकॉर्डेड वर्जन मेरे से आज मांगा उन्होंने कि दे दो।
स्क्रैचेस भी आ गए सर, रिकॉर्डेड होता नहीं, क्या करे बेटा, घंटों की कमी। अब एकला टीचर हूं मैं यहाँ पे, कितने सारे सब्जेक्ट संभाले। हाँ तो ये तो मेन बैच है ना एफएम का, यही तो सबसे बड़ी समस्या है, यही तो है जिसके कारण मैं 2 घंटे नहीं ले पा रहा। 6 बजे तेजस सर की क्लास चालू हो जाती है, सिर्फ कितने बजे होती है, 6:15 बजे होती है, मुझे 4 से 6 लेना है, वो पॉसिबल नहीं हो रहा मेरे लिए। 6:15 है तो मेरे को 6 पे कंप्लीट करना पड़ेगा। ये बैच चल रही है ना, इससे पहले किशन सर का है, तो संभव नहीं हो रहा ना मेरे लिए। इसको अगर मैं रात को शिफ्ट कर दूं तो बात अलग है। बोल्डली बोलते हैं। नेवर माइंड, चलो छोड़ो, पता नहीं क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हैं। यार तुम्हारी बातों में सेंस भी कहाँ होता है। मैं ढूंढने कौन की बातों में जो सेंस निकला, पता चला कि खाली दिमाग लेके ये बच्चा निकला। कोई सेंस नहीं बेटा तुम्हारी बातों में, सेंस ही नहीं है बेटा। सुन बेरिया, धोखा किया, आंखें मिली तुमसे मेरे होश को। थांबा थांबा, बार बार पेज नहीं पलटने वाले, इसलिए मैं यहाँ ओपन करके रख देता हूँ। ये अलग फॉन्ट बंद कर दो प्लीज। ओके। किनेशियन थ्योरी, किनेशियन थ्योरी की बात करते हैं बेटा। सबसे पहले हम टू सेक्टर की बात करते हैं। बच्चों मुझे बताइए इक्विलिब्रियम कब अकर होता है। नोटिंग नहीं करनी है आपको, नोटिंग मत करिए। इसके अंदर से ना दोनों चीजें डिराइव करने वाला हूँ, मतलब आज थोड़े से क्वेश्चन ऐसे होने वाले हैं जो थियोरेटिकली भी पूछते हैं, थोड़ी सी ऐसी चीज होती है जो प्रैक्टिकली पूछते हैं। प्रैक्टिकल इनफैक्ट ज्यादा चीजें पूछी जाती है इसके अंदर से। तो बच्चों टू सेक्टर के अंदर इक्विलिब्रियम कब होता है मुझे बताइए। टू सेक्टर में इक्विलिब्रियम कब होता है, बताइए बताइए। सर इक्विलिब्रियम आउटपुट अकर व्हेन डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई। अच्छा टू सेक्टर, दो सेक्टर है, तो दो सेक्टर में कौन कौन डिमांड क्रिएट करता होगा बेटा। डिमांड कौन कौन क्रिएट करता होगा, एक होता होगा हाउस होल्ड सेक्टर और एक होता होगा फर्म। बराबर है कि नहीं। हाउस होल्ड सेक्टर जो डिमांड क्रिएट करता है उसको सी बोलते हैं, और फर्म जो डिमांड क्रिएट करता है वो इन्वेस्टमेंट की डिमांड क्रिएट करता है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड सेक्टर, और ये इन्वेस्टमेंट की डिमांड। अच्छा सप्लाई, अच्छा बेटा डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई मैंने बोला, राइट। सो इक्विलिब्रियम अकर व्हेन डिमांड इन इकोनॉमी इज इक्वल्स टू सप्लाई, और डिमांड का मतलब यहाँ पर क्या है बेटा, डिमांड का मतलब है क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिजायर्ड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग एजेंट। तो टू सेक्टर में दो सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म है, वो डिमांड क्रिएट कर रहे हैं सी प्लस आई की। अब सप्लाई, सप्लाई किस चीज का होने वाला है बेटा, सर सप्लाई तो होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, बराबर है कि नहीं। और अगर हम सारे गुड्स एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू ले लें तो बेटा क्या मुझे इनकम मिल जाएगी। अब जरा ध्यान से सोचो, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा। डिमांड तो सी प्लस आई है, और अब मैं बात कर रहा हूँ सप्लाई, सप्लाई का मतलब क्या है सर, गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं, यस। तो गुड्स एंड सर्विसेज की अगर मैं एग्रीगेट लेवल पे मनी वैल्यू ले लूं तो वो तो नेशनल इनकम बन जाएगी सर, वो तो हमारी नेशनल इनकम बन जाएगी, बराबर है कि नहीं। सप्लाई तो बन जाएगी नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। अब टू सेक्टर में बेटा जो इनकम जनरेट होती है, आप क्या करते हैं उस इनकम का, इनकम को या तो आप स्पेंड करते हो दैट इज कंजम्पशन पे, या तो सेविंग्स।
थोड़ा सा समझ लो टू सेक्टर एक बार, फिर 3 और 4 में कोई तकलीफ नहीं आएगी। किनीशियन थ्योरी के हिसाब से टू सेक्टर मॉडल में इक्विलिब्रियम तब अकर होता है व्हेन डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई। डिमांड कौन क्रिएट करता है? हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म। हाउस होल्ड सेक्टर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की डिमांड और इन्वेस्टमेंट फर्म क्रिएट करती है बेटा। अब बात कर रहे हैं सप्लाई की, और ये किनीशियन थ्योरी तो नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन की बात हो रही है, तो ये सप्लाई नेशनल लेवल का सप्लाई। सप्लाई का मतलब आप गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हो, उनकी मनी वैल्यू की बात कर रहे हो, और गुड्स एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू तो नेशनल इनकम होती है। और बेटा टू सेक्टर में इनकम के सिर्फ दो ही यूज है, या तो आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए खर्च करोगे या तो आप उसे सेव करोगे। बेटा डिमांड किन गुड्स की होगी? कंजम्पशन वाले गुड्स की होगी, और इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी के अंदर करना है, रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेंट्री के अंदर करना है, उसकी डिमांड होगी, उन चीजों की डिमांड होगी। समझे? तो बेटा ये सी और सी तो कट गए, क्या आई इज इक्वल्स टू एस हो गया। अब ये आई है इन्वेस्टमेंट और एस है सेविंग्स, ये है लीकेज, ये है इंजेक्शन, और यही हमने प्रूव किया था। व्हेन सेविंग्स इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, लीकेज इज इक्वल्स टू इंजेक्शन, इक्विलिब्रियम इज सेट टू अकर। लो ये हो गया। तो किनीशियन थ्योरी, अब ये इसको मैं प्रॉपर्ली एक एक स्टेप बाय स्टेप बता सकता हूँ आपको, वो तो मैं टिक करवा दूंगा, पर ये इसका क्रक्स है। किनीशियन थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन बोलती है इक्विलिब्रियम टू सेक्टर में तब अकर होता है व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। डिमांड कौन क्रिएट करता है? हाउस होल्ड सेक्टर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की, और फर्म इन्वेस्टमेंट मतलब गुड्स एंड सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। और सप्लाई फाइनल वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई की बात कर रहे हैं, उसकी मनी वैल्यू तो नेशनल इनकम हो जाएगी। इनकम के दो ही हिस्से होते हैं, या तो आप कंज्यूम करोगे या तो आप सेव करोगे। सी और सी कट गया। व्हेन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू सेविंग, व्हेन इंजेक्शन इज इक्वल्स टू लीकेज, सर्कुलर फ्लो इज सेड टू हैव एस्टैब्लिश्ड इक्विलिब्रियम। क्या पॉइंट समझ में आया? राइट। यहाँ पर मुझे ये सारी चीजें थ्योरेटिकली बस समझ लेनी थी। अब प्रैक्टिकली क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? प्रैक्टिकली आपसे आता है C इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई। ठीक है। अब बेटा आपको ना C की वैल्यू खोज के निकालनी पड़ती है, Y की वैल्यू खोज के निकालनी पड़ती है, और छोटी मोटी कैलकुलेशंस होती है। अब ये जो C है ना, इस C की वैल्यू है a प्लस बी वाई। कल मैं आपको सिखा चुका हूँ, जो आप कंजम्पशन करते हो उसमें एक ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर रहता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और Y आपकी नेशनल इनकम। मान लीजिए आपकी नेशनल इनकम 1 लाख करोड़ है, 1 लाख करोड़ है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी आपके देश का है 50%, 0.5, और ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर है बेटा 3,000 करोड़। तो बेटा आपका टोटल खर्चा कितना हो जाएगा? 53,000 हो जाएगा। 53,000 करोड़, दिस इज द वैल्यू ऑफ सी। इसकी नोटिंग नहीं करनी है। यहाँ पे आपको सी की वैल्यू निकालने के लिए बोलते हैं, वाई की वैल्यू निकालने के लिए बोलते हैं। ठीक है, क्या ये चीज समझ में? ओके। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में पूछते हैं बेटा इक्विलिब्रियम इनकम बताइए। तो आप एक इक्वेशन लगाते हैं टू सेक्टर में, y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। क्या ये गलत है इक्वेशन या सही है? देखिए y मतलब इनकम और c प्लस आई मतलब डिमांड। क्या इक्वेशन सही है? यस। हमें ये इक्वेशन लगानी पड़ती है। आपको देखो ये ऐसे दे देंगे कि इक्वेशन आपको c की वैल्यू दे देंगे, i की वैल्यू दे देंगे, y निकालने के लिए बोलेंगे, या y की वैल्यू दे देंगे, a निकालने के लिए बोलेंगे, c निकालने के लिए बोलेंगे, कुछ भी निकालने के लिए बोलेंगे। तो आपको ये इक्वेशन याद रखनी है, y that is equilibrium level of national income that is supply is equals to c plus i। ये समझा आपको मैंने क्या किया? बेटा y मतलब नेशनल इनकम, इनकम मतलब सप्लाई, इज इक्वल्स टू डिमांड, डिमांड है c प्लस आई की, राइट। तो y इज इक्वल्स टू c की जगह a प्लस बी वाई लिख सकता हूँ, प्लस i। यहाँ पर i कांस्टेंट रहता है, फिक्स्ड रहता है। ये प्रैक्टिकली आपके काम आएगा। ये मैं शाम को जब YouTube का सेशन लूंगा मैं लिखवा दूंगा। एंड डोंट वरी गाइस, जो बच्चे यहाँ मेरे साथ देख रहे हैं रिकॉर्डेड, कुछ दिनों बाद देखेंगे, उन्हें YouTube सेशन तो मिलेगा नहीं। तो हमारा वो जो सेशन हो जाएगा, पूरा चैप्टर हो जाएगा उसके अंदर, उसके बाद मैं प्लेलिस्ट पिन कर दूंगा। इनफैक्ट कल ही मैं पिन कर दूंगा, आज मैं प्लेलिस्ट बनवा दूंगा फिर पिन कर दूंगा। ये देख बेटा, बेटा क्या ये इक्वेशन क्लियर है? ये वाली जो मैं भी रेस कर रहा हूँ, नेशनल इनकम
इज इक्वल्स टू हाउस होल्ड प्लस फर्म की डिमांड। नेशनल इनकम को मैं वाई से डिनोट करता हूं, और बेटा हाउस होल्ड सेक्टर की डिमांड सी प्लस आई है, मतलब ये नेशनल इनकम की जगह मैं वाई वर्ड लिख रहा हूं, तो कहने से y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। वो हमेशा ही रहेंगे यूट्यूब पर। बेटा तस्मिया समझ में आया क्या तुझे? वापस से देख लो। Equilibrium is said to be occurred when demand is equals to supply। टू सेक्टर में डिमांड होती है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की। सप्लाई मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू, जिसको मैं बोल सकता हूँ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज डिनोटेड बाय वाई, तो y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। अब इसमें c की वैल्यू क्या है? a प्लस बी वाई प्लस आई इज इक्वल्स टू y। पहले कंप्लीट हो जाए फिर मैं दे दूंगा। अभिजीत कंप्लीट होने के बाद में दूंगा। अरे भाई जिसका डाउट था उसको क्लियर हुआ क्या? तो मैं एक बार ना रिपीट कर रहा हूँ, जरा ध्यान देना। टू सेक्टर मॉडल में, टू सेक्टर मॉडल में इक्विलिब्रियम कब होता है? इक्विलिब्रियम इज सेड टू occur when aggregate demand is equals to aggregate supply, when demand is equals to supply। टू सेक्टर में डिमांड किस चीज की है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की। और सप्लाई किसका है बेटा? सप्लाई है फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का। और अगर फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हो, सप्लाई मतलब ये गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस किए हैं, वो तो नेशनल इनकम बन जाएगा। कैन आई से इट एज वाई? ठीक है, तो अब ये इक्वेशन को मैं यूज कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू सी प्लस आई, जहां पे c की वैल्यू है ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर प्लस मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस इनटू y प्लस आई। अच्छा, इसको और आगे कंटिन्यू करते हैं। c प्लस आई जो आपकी इनकम आती है, अब क्या करते हैं टू सेक्टर में? सर या तो कंज्यूम करते हैं या तो सेव करते हैं। तो देखिए हमने ये तो सीखा था, जब इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग, इंजेक्शन इज इक्वल टू लीकेज, इक्विलिब्रियम सेट टू अकर। ये समझ गए आप लोग? ठीक है, ये हो गया, तो एक बार मैं आपको टिक करवा देता हूँ। According to Keynes, equilibrium output will occur when amount of quantity demanded will be equal to production, that is supply. Aggregate demand is equals to aggregate supply. The quantity demanded is also known as aggregate demand, which consists of two components: private final consumption expenditure and investment expenditure. Investment is assumed to be constant. Question में आपको constant ही दे रखी है। So aggregate demand is equals to C plus I. Aggregate supply refer to total money value of goods and service produced, which is nothing but supply of money, which is nothing but quantity into price, which is nothing but national income. So aggregate supply is nothing but national income, और income है उसके दो पार्ट रहेंगे क्या? या तो कंज्यूम करोगे तो सेव करोगे, C प्लस एस। तो अब हम इक्वेशन को इक्वेट करते हैं, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, जिसमें डिमांड है C प्लस आई और सप्लाई है C प्लस एस। तो क्या बेटा I इज इक्वल टू एस हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम में सेट होगा। The Keynesian aggregate supply schedule or aggregate supply curve is drawn on the assumption that total income is always spent due to the assumption aggregate supply curve is 45 degree line। देखिए ये लाइन देखिए ऐसी 45 डिग्री लाइन आएगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जा रही है, एक्सपेंडिचर भी उतना ही बढ़ते जा रहा है। समझ रहे हैं? परसेंटेज चेंज इन योर इनकम इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन योर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। ये बिल्कुल सप्लाई कर 45 डिग्री लाइन सप्लाई कर यूनिट इलास्टिक जैसा आ रहा है, ये यूनिट इलास्टिक टाइप आ रहा है, 45 डिग्री स्ट्रेट लाइन आएगा। क्यों? यहाँ पर अजम्पशन लिया है जितनी इनकम है उतनी एक्सपेंडिचर भी है तुम्हारा, ये अजम्पशन है, छोड़ दीजिए। समझ में आया क्या? ये एमसीक्यू वाला पेपर नहीं है हमारा, नहीं थोड़ा और डेप्थ में पढ़ाता था। आगे बढ़ते हैं। ओके, फिर मैंने आपको बताया बेटा कंजम्पशन is the function of income. Consumption is the function of income. Consumption function is the relationship between consumption expenditure and your disposable income. C is equals to function of y और उसकी वैल्यू है a plus by। ये मैंने आपको बताया, जहां पर C कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, A एक पॉजिटिव नंबर है, ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर, B मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, Y है नेशनल इनकम। राइट? अगर मान लीजिए आपकी नेशनल इनकम जीरो भी हो गई ना, तो उसको B से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा।
बट बेटा ए तो रहेगा ही रहेगा। अगर आपकी इनकम जीरो भी हो गई तो ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर तो रहेगा ही। A is consumption expenditure. When income will become zero, it will still remain constant. Even if the income is zero, still there is some consumption. So C is equals to A, where ये तो छोड़ दीजिए बकवास, राइट। चलिए, आपको इतनी जानकारी दे रखी है, इसकी मदद से आप इक्विलिब्रियम निकालिए। सर इक्विलिब्रियम निकालने के लिए आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। सी की वैल्यू है a प्लस बी वाई प्लस आई। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है सर? ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? देखिए सी की इक्वेशन बना के दे रखी है आपको पूरी। तो ये देखिए सी की वैल्यू दे रखी है बेटा, आपको ए प्लस बी वाई नहीं लिखना है ना तो भी मत लिखो, उन्होंने डायरेक्टली सी की वैल्यू दे रखी है 50 प्लस 0.5 वाई। एक्चुअली ये 50 क्या है? ए है, ये 0.5 क्या है? बी है। प्लस 50 इज इक्वल्स टू वाई। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल्स टू 100 प्लस 0.5 वाई। तो इसको सॉल्व करिए, y की वैल्यू शायद 200 आ रही है। तो ऐसे निकालना पड़ता है इक्विलिब्रियम। और यहाँ पर भी कुछ अलग तरीके से सॉल्व किया, हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। 200 आंसर आ रहा है। पेन नहीं चल रहा, मैं रिफ्रेश करता हूँ। नहीं 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 नहीं, हिट एंड ट्रायल नहीं लेना है। सलमान थोड़ी है तो हिट मारेगा। तो बेटा देखिए, आपको C इज इक्वल्स टू 50 प्लस 0.5 वाई दे रखा है, I इज इक्वल्स टू, और फिर ट्रायल में तेरी पेशी होगी। अरे बेटा बनाता हूँ ना डायग्राम, रुको तो सही। तो y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। सी की वैल्यू दे रखी है a प्लस बी वाई प्लस आई। देयरफॉर y, ये 0.5 y इधर चले जाएगा, is equals to 100, therefore 0.5 y is equals to 100, therefore y is equals to 200। ठीक है जी। डायग्राम समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक बार डायग्राम समझ लेना शांति से, फिर 3 सेक्टर और 4 सेक्टर में लगाने में कोई टफनेस नहीं आएगी। हाँ जी, हो गया हमारा। डायग्राम कम से कम मुझे 2-3 बार बनाना पड़ेगा। क्यों सर? वो आपको एक बार में नहीं समझेगा। आप भी बना लो डायग्राम।
या मैं बार बनाऊंगा बाद में जब तुम्हें सब समझ में आ जाएगा फिर बनाओगे? पहले मैं बनाता हूँ, पहले समझने वाला पार्ट ज्यादा है ना इसमें। ऐसे सुनिएगा बेटा, देखिए अभी मैं 2 सेक्टर बना रहा हूँ। 2 सेक्टर के अंदर आपकी डिमांड किस किस चीज की है, मुझे 2 सेक्टर में अपनी डिमांड बताइए। 2 सेक्टर में डिमांड किस किस चीज की है बेटा? सी प्लस आई की। 2 सेक्टर में डिमांड सी प्लस आई की है। अपनी सी और आई दो की है ना बेटा, जिसमें से क्या आई कांस्टेंट है? आई की डिमांड तो आएगी आएगी। और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, ध्यान से सुनिएगा, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ता है, क्योंकि C इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई। वाई बढ़ेगा तो बेटा आपकी डिमांड बढ़ती जाएगी, बराबर। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर आपकी इनकम जीरो है, अगर आपकी इनकम जीरो है, दिख रहा है इनकम जीरो है, तो भी C कुछ तो रहेगा ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर, और उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। यस और नो? ये सी है, ये आई है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और मैं ऑन पर्पस इसको येलो कलर से बना रहा हूँ थोड़ा फेड दिखाने के लिए। देखिए आपकी इनकम कितनी भी हो, आय तो कांस्टेंट है, वो तो लगेगा ही लगेगा। और सी देखिए, आपकी इनकम जीरो है तो भी ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर तो लगेगा ही, वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं बेटा, ठीक है, मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे ना एक लाइन ये मिलेगी सी प्लस आई, कुछ ऐसी। अब आप पूछेंगे सर ऐसी ही लाइन क्यों मिल रही है? जरा ध्यान देना बेटा, C प्लस आई में से अगर मैं C को माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? I बचेगा। तो जरा ध्यान देना, ये C प्लस आई में से मैं C माइनस करूंगा तो बेटा मुझको ये मिलेगा, ये कांस्टेंट डिस्टेंस मिलेगा, ये कांस्टेंट डिफरेंस मिलेगा, जो कि ये है। आप समझ रहे हो बेटा? मान लीजिए ये एक कर्व है, इसके अंदर मेरे को हर एक में 10 ऐड करना, तो एक ऐसी पैरेलल लाइन इसकी क्रिएट हो जाएगी। एट एनी पॉइंट इट विल बी 10 पॉइंट्स मोर। ठीक है, आपको समझ रहा है बेटा? इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। बच्चों ये समझा क्या? ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था जो हमारी इनकम है ना, वो 45 डिग्री स्ट्रेट लाइन है बेटा। और इनकम C प्लस एस है, इनकम के दो पार्ट है C प्लस एस। फर्म की इन्वेस्टमेंट की डिमांड हमेशा कांस्टेंट क्यों रहेगी? अब माना गया है उसको, हालांकि वो भी चेंज हो सकती है, तो इक्विलिब्रियम फिर भी डिराइव हो सकता है, पर हमारे केस में वी हैव अज्यूम्ड इट टू बी कांस्टेंट। येलो कलर दिख नहीं रहा, ज्यादा अच्छे से ना दिखे इसलिए तो मैंने उसको येलो किया था, नहीं तो यू विल गेट कंफ्यूज्ड। तुम होना चाहते हो कंफ्यूज तो मैं क्या करूँ? ये लो नींबू कलर का बना दिया। दोज लाइन आर नॉट इम्पोर्टेंट। देखो आई तो कांस्टेंट है, सी बढ़ते जा रहा है, सी प्लस आई दिख रहा है। बेटा क्या आपको यहाँ पर इक्विलिब्रियम होते हुए नजर आ रहा है? कैन यू सी इक्विलिब्रियम एट दिस पॉइंट वेयर सी प्लस आई इज इक्वल्स टू सी प्लस एस? दिस इज द इक्विलिब्रियम, दिस इज द इक्विलिब्रियम। और वो इक्विलिब्रियम पता है कब आएगा? सर आप ही बताओ कब आएगा? इतनी इनकम पे आपकी, इतनी इनकम, जब तक आपकी इतनी इनकम नहीं होती, ये ऑरेंज कलर की लाइन दिख रही है, जब तक आपकी इतनी इनकम नहीं होती तब तक आप इक्विलिब्रियम में नहीं हो। इससे कम इनकम हो रही है ना सर, मान लो आपकी इनकम सर एक सेकंड के लिए इमेजिन कर लेते यहाँ पर हो रही है, तो यहाँ पर देखिए सर, आपका C प्लस एस इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, आप इक्विलिब्रियम में कहाँ हो? और इनकम इससे ज्यादा हो गई तो सर आपका इनकम ज्यादा एक्सपेंडिचर कम है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट और नॉट ब्रो? ठीक है, ये तो समझ गए।
अच्छा, एक और कर्व बेटा, ये इन्वेस्टमेंट वाले कर्व को मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट वाले कर्व को मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, दिस इज आई, और ये आपका सेविंग का कर्व है। अब जरा ध्यान से समझने से, दिस इज योर इन्वेस्टमेंट एंड दिस इज योर सेविंग। व्हाट इज इंक्लूडेड इन इन्वेस्टमेंट? रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है। जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, मैं भी सेविंग और इन्वेस्टमेंट को लेकर आ रहा हूँ, मैं इस लाइन को थोड़ा और नीचे टिल्ट डाउन कर रहा हूँ। क्या आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, जहां पर इक्विलिब्रियम हो रहा है वहीं पे सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इससे पहले क्या हो रहा है सर? इससे पहले आप ध्यान से देखिए, आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, सेविंग कम है, सर्कुलर फ्लो श्रिंक होकर वो दिख भी रहा है। आपकी इनकम, सॉरी, आपकी इनकम कम है, आपका एक्सपेंडिचर डिमांड ज्यादा है। इस पॉइंट के आगे देखिए सर, इस पॉइंट के आगे आपकी इन्वेस्टमेंट कम है, आपकी सेविंग्स ज्यादा है। इनिशियली आपकी डिस सेविंग हो रही थी, ठीक है, बाद में आपकी सेविंग हो रही है, और वो यहाँ पर भी क्लियरली दिख रहा है, आपकी इनकम ज्यादा है सर, एक्सपेंडिचर कम है, तो सेविंग होते हुए भी नजर आ रहा है। सो लिटिल बिट क्रिटिकल डायग्राम, बट एक बार समझ लो अच्छे से, है ना। एक बार वापस से बनाते हैं इसे, साथ साथ में बनाते हैं, ठीक है, साथ साथ बनाइए। दिस इज इन्वेस्टमेंट, नीचे भी ले आता हूँ मैं इन्वेस्टमेंट, दोनों जगह ले आता हूँ इन्वेस्टमेंट। अब मैं लेकर आता हूँ बेटा कंजम्पशन, कंजम्पशन, आपकी इनकम जीरो है, एक साइड नोटिस करिए, आपकी इनकम जीरो होने के बावजूद आपका कंजम्पशन है, इनकम जीरो होने के बावजूद भी आप कंजम्पशन कर रहे हो, क्यों? ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। फिर जैसे धीरे धीरे आपकी इनकम बढ़ रही है, कंजम्पशन भी बढ़ता जा रहा है। तो अब मैं एक लाइन बनाऊंगा, दैट लाइन इज सी प्लस आई इज इक्वल्स टू डिमांड। Now I'm going to draw supply. Supply. This is your C plus S is equals to supply. Equilibrium कहाँ पर हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है. Equilibrium. Equilibrium. आप मत ड्रॉ करना येलो लाइन। देखिए जरा, जरा ध्यान से देखिए, आपको डॉटेड येलो लाइन दिख रही है, हल्की हल्की सी, नहीं दिख रही है?
ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिमांड ज्यादा है, कैन यू सी डिमांड ज्यादा है, इनकम कम है। बेटा क्या इस पॉइंट पे आपको डिस सेविंग होगी, है ना, यहाँ पर सेविंग्स होगी। कैसे दिख कर आ रहा है, जरा नीचे आइए, नीचे बेटा मैं कर्व बना रहा हूँ, आप यहाँ पर देखिए, ये सेविंग्स का कर्व है। इनिशियली आपकी सेविंग्स तो होती ही नहीं है बेटा, नेगेटिव सेविंग्स में हो। इनिशियली तो आपकी इनकम ही नहीं है, फिर भी खर्चा ही ज्यादा है। इनिशियली ये रेड कलर की आपकी इनकम की लाइन है और खर्चा देखिए पर्पल वाली लाइन है कितना ज्यादा है। तो इसके कारण हो गई आपकी डिस सेविंग, इसलिए आप एक्सिस के भी नीचे हो। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, यहाँ पर सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट हो गई, इसके आगे ये बताइए। नीचे वाला ग्राफ तो काइंड ऑफ फॉर्मेलिटी, ऊपर वाला ग्राफ समझना बहुत जरूरी है। हो गया ये बेटा, 2 सेक्टर हो गया। नींबू कलर लाइन बना सकते, अब आप बनाए ना नींबू कलर की लाइन। ये आपकी डिस सेविंग है बेटा, ये डिस सेविंग है, आपको कलर करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ भी वो डिस सेविंग दिखकर आ सकती है यहाँ तक। एक्चुअली वही ग्राफ है, बस नीचे हमने एक ही एलिमेंट कंसिडर किया, आई और एस को। और उसके बाद बेटा आपकी सेविंग्स चालू हो गई। यस, तभी तो जीरो इनकम में सेविंग की लाइन नेगेटिव है। सर फॉर एन इंडिविजुअल अगर इनकम जीरो है तो कंजम्पशन कैसे होगा दीदी? C इज इक्वल्स टू A प्लस बी वाई। अगर आपकी इनकम जीरो भी होगी ना तो ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर तो होना ही होना है। कहाँ से लाएंगे पैसा? उधारी मांग के लाएंगे, और कहाँ से, और क्या करेंगे? हालांकि इनकम जीरो होती नहीं है, पर अगर हो भी गई तो भी बेटा पाकिस्तान जैसा भिखारी देश देखो, वो क्या करता है बेटा, इनकम ना होने के बाद भी पैसा मांग के लाता ही है ना, खर्चा तो कर ही रहा है ना। हो गया आपका? अरे हाँ ना बोलो ना, आगे बढ़ू मैं। सेविंग से खर्चा करेंगे, सेविंग सेविंग के लिए पास्ट में सेविंग होनी चाहिए, उनके पास सेविंग कहाँ है। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ मैं। अगला सवाल आता है हमारा, ये जम जाएगा बेटा तुमको, जम जाएगा। खैर मैं इसकी प्रैक्टिस करवा दूंगा, प्रैक्टिकल वाले सेशन में ही मैं कवर करवा दूंगा इसको फिर से, ताकि एक जगह तुम्हारे पास पड़ा रहे कहीं। अच्छा सर, अगला सवाल, why any other point cannot be equilibrium, मतलब इक्विलिब्रियम यहाँ क्यों नहीं हो सकता, यहाँ क्यों नहीं हो सकता, सिर्फ वहीं पे क्यों हो रहा है। अच्छा चलिए लेते हैं, अब ये वाला पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पर क्या है बेटा, आपका एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, और ये वाले पॉइंट पे क्या है, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है एग्रीगेट डिमांड से। तो बोल रहा है ऐसी जगह पे इक्विलिब्रियम क्यों नहीं हो सकता। आज नहीं कल है सेशन, ठीक है। तो भैया ये पूछ रहे हैं इक्विलिब्रियम हमेशा एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई पे ही होता है।
भैया अगर सप्लाई ज्यादा हो गया तो क्या होगा, जरा सोचिए। सर सप्लाई ज्यादा होगा मतलब डिमांड उतनी नहीं है, सप्लाई ज्यादा है, माल बिक नहीं रहा है, बिक नहीं रहा है तो सेलर इज फोर्स्ड टू रिड्यूस द प्राइस, और जैसे ही वो अपना प्राइस रिड्यूस करेगा थोड़ी सी डिमांड भी बूस्ट होगी, और बेटा सप्लाई भी कम होगा, प्राइजेस कम होंगे, और इक्विलिब्रियम अकर हो जाएगा। अब जैसे ही वो प्राइजेस कम करेगा फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम हो जाएगा, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यानी सप्लाई कम हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी और वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। सर अगर डिमांड ज्यादा है तो क्या होगा, सर डिमांड अगर ज्यादा है तो इकोनॉमी में ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा प्रोडक्शन होने से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे, ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनने से क्या होगा, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाएगा, नेशनल इनकम बढ़ जाएगा। बढ़िया। इफ सप्लाई इज मोर, सर सप्लाई ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सर प्रोड्यूसर का माल नहीं बिकेगा, उसको प्राइस रिड्यूस करना पड़ेगा। The firm will not be able to sell its stock and the firm will reduce the production and cut down the expenditure. Firms goods and services का प्रोडक्शन कम कर देगी, लोगों को भी निकालेगी और प्राइसेस भी कम हो जाएंगे। As a result, demand for factor of production will decrease. In case of factor will reduce and the spending will fall, this process will continue till equilibrium is reached. देखिए इन्होंने एक पॉइंट और एक्स्ट्रा बोल दिया, ये बोल रहा है देखिए फर्म का माल नहीं बिक रहा, हमने बोला नहीं बिक रहा, सप्लाई ज्यादा है ना, हाँ ज्यादा है, तो ऐसे समय फर्म क्या करेगी, प्रोडक्शन रोक देगी। अच्छा प्रोडक्शन रोक देगी उससे क्या हो जाएगा, सर फर्म अगर अपना प्रोडक्शन रोक देगी तो गुड्स एंड सर्विसेज कम बिकेंगे, कम बनेंगे, और साथ ही साथ उन्हें रेट भी तो लोअर करना पड़ेगा ना, कि सप्लाई ज्यादा डिमांड आ नहीं रही तो डिमांड बढ़ाने के लिए थोड़ा रेट कम करना पड़ेगा, तो क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी कम हो जाएंगे, प्राइसेस भी कम हो जाएंगे, डिमांड और सप्लाई इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अच्छा सर अगर मान लीजिए डिमांड ज्यादा है तो क्या होगा, अगर डिमांड ज्यादा है तो फर्म क्या करेगी, फर्म बेटा ज्यादा प्रोडक्शन करेगी, ज्यादा प्रोडक्शन करने से क्या होगा, नेशनल इनकम बढ़ जाएगा, सप्लाई डिमांड की इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। Here the demand is greater than supply and hence producer will increase the production leading to high national income. This will cause, वो बाकी छोड़ दीजिए। क्या तोहार को ई बात समझ में आई बबुआज एंड बबुनीस, बबुआज एंड बबुनीस समझा क्या। अब थ्री सेक्टर की बात करते हैं, थ्री सेक्टर में भी ज्यादा खोपड़ा लगाने की जरूरत नहीं, टू सेक्टर एक बार गो थ्रू कर लो, पूरा रन थ्रू कर लो, पूरा समझ में आ गया। अगर टू सेक्टर पूरा समझ में आ गया है कि हाँ सर आपने इक्विलिब्रियम में कैसे लाया, एस इज इक्वल्स टू आई कैसे लाया, और सी की वैल्यू सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई कैसे निकाली, मतलब वो तो निकाली है मैंने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूमर ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर की मदद से, उसके बाद वो ग्राफ समझ में आ रहा है तो फिर आगे का जब समझ में आ जाएगा, नहीं तो आगे फिर ग्लिचेस आएंगे। चलिए थ्री सेक्टर की बात करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थ्री सेक्टर। थ्री सेक्टर, थ्री सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म एंड गवर्नमेंट। अगेन इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने के लिए एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। अब थ्री सेक्टर मॉडल में डिमांड कौन कौन क्रिएट करेगा, सी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस जी गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये लोग डिमांड क्रिएट करेंगे। और सर एग्रीगेट सप्लाई इज नथिंग बट योर नेशनल इनकम, इनकम के तीन पार्ट रहेंगे, या तो तुम कंज्यूम करोगे, या तो तुम सेव करोगे, या तो तुम टैक्स भरोगे, बराबर है कि नहीं। तो इक्विलिब्रियम में आने के लिए क्या हो जाएगा, I प्लस जी इज इक्वल टू एस प्लस टी, एस और टी ये लीकेज है बेटा, और I प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंजेक्शन है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यू ऑलरेडी स्टडीड दिस। इसका ग्राफ तो मैं बता दूंगा तुम्हें, जस्ट रिमेंबर दिस, इसका ग्राफ प्रूव करके बताऊंगा मैं।
क्लियर है? ग्राफ इसके बाजू में बना लेंगे। अच्छा सर अगर 3 सेक्टर का क्वेश्चन आता है और हमें बोलते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट निकालो, 2 सेक्टर में y इज इक्वल टू सी प्लस आई किया था, 3 सेक्टर में सी प्लस आई प्लस जी करना है, सी प्लस आई प्लस जी करना है। 3 सेक्टर में इक्विलिब्रियम ये क्या है, y मतलब नेशनल इनकम मतलब सप्लाई, इस इट शुड बी इक्वल टू डिमांड, और 3 सेक्टर में डिमांड कौन क्रिएट कर रहा है, सी प्लस आई प्लस जी की डिमांड क्रिएट होगी। तो इज दिस थिंग क्लियर बेटा? अगर 2 सेक्टर में इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करने के लिए कहा जाता है तो y इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है, 3 सेक्टर में सी प्लस आई प्लस जी होता है, और 4 सेक्टर में क्या होगा, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम होगा। सर ये तो एक्सपेंडिचर मेथड वाला फॉर्मूला लग रहा है। हाँ एक्सपेंडिचर मेथड वाला फॉर्मूला लग रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर c की वैल्यू देखिए क्या है, वेयर c इज इक्वल्स टू a प्लस b yd एंड yd इज इक्वल्स टू y माइनस x। सर ये देखिए क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं c की वैल्यू है a प्लस b yd। सर ये yd क्या है, yd है आपकी डिस्पोजेबल इनकम। देखिए हम क्या बोल रहे थे, आपका कंजम्पशन है C इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई, आपकी जो इनकम है ना उसका एक सर्टन परसेंटेज 60%, 70%, 80%, और ये बोल रहे हैं भैया जब टैक्स है तो टैक्स के केस में आपको पूरी की पूरी अपनी इनकम खर्च करने को थोड़ी मिलेगी। समझो आपकी इनकम 100 रुपए है और टैक्स है 30%, तो बेटा आपको तो मात्र 70 रुपए खर्च करने को मिलेगा ना। टेक 70 ओनली। नाउ व्हाट इज दिस 70? 70 is YD. So now equation has got little twisted, little modified, and this we are going to use extensively in calculation of practical questions. Like maybe for 2 hours we are going to solve this questions only. ये वाले है, काफी क्वेश्चन है मेरे पास। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। 3 सेक्टर मॉडल के अंदर हाउस होल्ड सेक्टर है, फर्म है, गवर्नमेंट है। इक्विलिब्रियम कब होगा, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। डिमांड कौन क्रिएट कर रहा है, सर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ये डिमांड है। सप्लाई है नेशनल इनकम, इनकम के 3 पार्ट, या तो कंज्यूम करोगे, टैक्स करोगे, तो सेव करोगे, ठीक है। सीसी कट हो गया, आई प्लस जी इज इक्वल टू एस प्लस टी हमने प्रूव किया था। सेविंग और टैक्स लीकेज है, सर्कुलर फ्लो के बाहर पैसा जाता है। इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंजेक्शन है, इससे पैसा आता है। तो ये तो एक पार्ट हो गया। फिर मैंने आपको बोला बेटा इक्विलिब्रियम तो तब अकर होगा, इक्विलिब्रियम तो तब अकर होगा व्हेन y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, जहां पे c की वैल्यू आप अब तक a प्लस बी वाई लिखते आए हैं, अब मैं बोल रहा हूँ y नहीं बेटा yd। अब आपका सवाल है कि yd क्यों, yd है डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम यानी खर्च करने योग्य इनकम, y माइनस टैक्स। तो टैक्स परसेंटेज में भी दिया जा सकता है, अमाउंट में भी दिया जा सकता है, समझे। तो ये हो गई a की वैल्यू c प्लस आई प्लस जी, ठीक है। अब तक y लिखते थे क्योंकि 100 रुपए आते थे तो 100 के 100 आप खर्च कर सकते थे, 100 का कुछ सर्टेन परसेंटेज खर्च कर सकते थे, और आपको पहले अब टैक्स पे करना पड़ेगा, बचा हुआ पार्ट आप खर्च कर सकते हो, समझे। बोलिए, इज दिस थिंग क्लियर? अब इसका ग्राफ बनाते हैं, पढ़ लेते हैं थोड़ा। दिस मॉडल इंक्लूड्स गवर्नमेंट आल्सो। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंजेक्शन होता है, टैक्सेस लीकेज होते हैं। 3 सेक्टर मॉडल में इक्विलिब्रियम कब होगा, एन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। डिमांड होगा C प्लस आई प्लस जी और सप्लाई होगा C प्लस एस प्लस टी। तो भैया S प्लस टी इज इक्वल्स टू आई प्लस जी। अच्छा अब यहाँ पर C इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, वाई बोलते थे अब वाई डी बोलेंगे। वाई डी की वैल्यू y माइनस टाइम। अब उन्होंने बेटा इतनी भयंकर इक्वेशन बनाई है, मुझे इतनी भयंकर इक्वेशन को यूज ही नहीं करना है। आप सिर्फ इतना याद रखो, बाकी सब मैं करवा दूंगा। कोई जरूरत नहीं, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं। आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला याद करना, कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा आंसर आता है। इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर 3-4 स्टेप कैलकुलेट किए हैं और इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के चक्कर में ओवर कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। तुम्हें क्या इक्वेशन ओवर कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिख रही? क्या तुम्हें इक्वेशन ओवर कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिख रही?
हमें तो ये इक्वेशन याद है, आप बोलोगे सर आपकी और इनकी इक्वेशन बिल्कुल अलग, मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ सेम है। बस मेरा इतना ही कहना है, एग्जाम में ये याद मत रखना, हम एक दो स्टेप एग्जाम में एक्स्ट्रा कर लेंगे, जरा ध्यान से देखना। मैं इक्वेशन आपको निकाल के बताता हूँ। बेटा मैंने आपको क्या बोला, y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी। सी की वैल्यू क्या है बेटा, a प्लस बी वाई डी प्लस आई प्लस जी। ठीक है, a प्लस बी वाई डी की वैल्यू क्या है, y माइनस टैक्स प्लस आई प्लस जी इज इक्वल्स टू वाई। बराबर है क्या। अब से y की वैल्यू खोज के निकालनी है। अब जरा सोचिए, क्वेश्चन में अगर मुझे वैल्यूज दे रखी तो मैं इसको पुट करके निकालू ना, मैं जबरदस्ती पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूं या ओवर कॉम्प्लिकेटेड करूं फिर वैल्यू पुट करूं, उससे बेटर मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट करूंगा। क्वेश्चन में वैल्यूज दे रखी रहती, पर नहीं, ये लोग बोलेंगे हम पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। a प्लस, अब इसको खोलेंगे, बी वाई माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी। Therefore, y is equals to a plus I plus g plus by minus bt. y minus by इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, is equals to a plus I plus g minus bt. अब इसमें से y कॉमन लिया, 1 माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस आई प्लस जी माइनस bt. अब इधर मल्टीप्लीकेशन में, इसको लिया इधर डिविजन में। कोई तो रीजन होगा सर, कोई रीजन नहीं है, उन्हें डायरेक्ट y का फॉर्मूला तुमको सिखाना था, मैं तुम्हें एग्जाम में स्टेप्स करवा लूंगा। देखो 1/b a माइनस बी टी, a माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी, क्या ही याद है बताओ। उन्होंने सोचा कि सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट y की वैल्यू तुमको बता दूं, करना ही नहीं है मुझे, मैं एग्जाम में ही 3-4 स्टेप ज्यादा कर लूंगा, मैं क्यों याद रखूं इतनी इक्वेशन। अब तुम्हें सिंपली याद है बेटा y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए तुमको। मीनल को भरोसा ही नहीं है बेटा टीचर पे, टीचर बना चीटर, ऐसा हो जाएगा फिर। t इज इक्वल टू टेक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर तो बाद में सॉल्व करेंगे हम। क्या इतना मैंने जो बताया समझ में आया क्या आपको। अरे आप पे तो खुद से भी ज्यादा है बेटा, मैं उधारी के पैसे नहीं देने वाला तुझको। ओके, आइए अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं बच्चों। हाँ ना, वो बोले तारीफ कर दे सर अब पैसे लाओ। पहले ग्राफ मैं बनाता हूँ, बाद में तुम देखना और उसको बनाना। क्लियर कर दो पहले, बिल्कुल सही है। ओके बेटा, बेटा डिमांड किस किस चीज की, सी आई और जी, यहाँ पर जी भी कांस्टेंट है। देखो ये रहा आपका आई फॉर एग्जाम्पल, ये रहा आपका फॉर एग्जाम्पल जी, और सी तो बेटा आप जानते ही हैं कि जैसे जैसे आपका एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहा है सी बढ़ते ही जाएगा, सॉरी जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है सी बढ़ता ही जा रहा है। आई एम टेकिंग दिस एज आई एम टेकिंग दिस एज जी, आई एम टेकिंग दिस एज सी। फॉर एग्जाम्पल ये 10 है या 20 है, जो भी लेना है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं कर्व बना रहा हूं सी प्लस आई प्लस जी का, सी प्लस आई प्लस जी का। ये हो गया मेरा डिमांड कर्व। अब नेक्स्ट इज माय सप्लाई कर्व, ये मेरी डिमांड है, और मेरा सप्लाई इज इक्वल्स टू सी प्लस एस प्लस टी, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम अकर हो रहा है, हियर यू गेट इक्विलिब्रियम, राइट। इससे पहले क्या होगा सर, इससे पहले आपका सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, और सर इसके बाद क्या हो रहा है सर, आपका डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है, राइट। तो इक्विलिब्रियम कहाँ अकर हो रहा है सर, इक्विलिब्रियम अकर हो रहा है, तुम मत बनाना ये भी,
ये देखिए अगेन बेटा, बेटा नीचे एक काम करता हूं मैं, आई और जी को लेकर आता हूं, आई और जी का टोटल मारता हूं। नीचे में क्या ले रहा हूं बेटा, आई और जी का टोटल ले रहा हूं, आई भी है जी भी है और आई प्लस जी का टोटल मारा। और ये है बेटा आपका S प्लस टी सेविंग प्लस टैक्सेस। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम हो गया है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया, C प्लस एस प्लस टी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। सी सी कट गया, एस एंड टी इज इक्वल टू आई प्लस जी। क्या यहाँ पर भी दिख रहा है आपको, इस पॉइंट पे एस इज इक्वल टू एस प्लस टी इज इक्वल टू आई प्लस जी। इस पॉइंट पर देखिए s प्लस टी इज लेस देन आई प्लस जी। इस पॉइंट पर देखिए बेटा s प्लस टी इज ग्रेटर देन आई प्लस जी। मतलब कुछ नहीं किया है, ऊपर वाले ग्राफ को ही नीचे बनाया है, बट उसमें से सीसी को कैंसल आउट कर दिया है। वी हैव जस्ट कैंसल आउट सीसी। ठीक है, वी हैव जस्ट कैंसल आउट सीसी, क्योंकि सीसी वैसे ही कट होने वाला है। तो हम बस ये बता रहे हैं नीचे वाला ग्राफ इक्विलिब्रियम भी डिटरमाइन कर रहा है, s प्लस टी इज इक्वल टू आई प्लस जी। ऊपर भी वही दिख रहा है, ऊपर यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर भी वही दिख रहा है, c प्लस आई प्लस जी इज ग्रेटर देन c प्लस एस प्लस टी, c प्लस आई प्लस जी इज ग्रेटर देन c प्लस एस प्लस टी। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे c c कट गया, कैन आई से i प्लस जी इज ग्रेटर देन s प्लस टी, वो तो दिख ही रहा है, आई प्लस जी इतना है, s प्लस टी इतना है, कम है। ये वाले पॉइंट पर देखिए, पॉइंट सी, अगर मैं इसको एक सेकंड के लिए नाम देता हूं, तो यहाँ पर क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ, c प्लस आई प्लस जी इज लेस देन c प्लस एस प्लस टी। c और c तो कट गए, i प्लस जी इज लेस देन s प्लस टी। वही चीज है, वही सेम चीज है। इफ स्टिल यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, एक बार फिर से बनाएंगे। ग्राफ बनाते आना चाहिए, पहले i लो, g लो, c लो, c प्लस आई प्लस जी लो, c प्लस एस प्लस टी लो, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, फिर नीचे बेटा सी को इग्नोर कर दो, क्योंकि सी कट होने ही वाला है, वैसे भी आई प्लस जी और एस प्लस टी को लिया मैंने। इफ यू सी, ये वाले पॉइंट पे देखिए ना, ये वाले पॉइंट पे सी प्लस आई प्लस जी इज ग्रेटर देन सी प्लस एस प्लस टी। सी सी कट गया, क्या है से आई प्लस जी इज ग्रेटर देन एस प्लस टी। यहाँ पर भी वही दिख रहा है, आई प्लस जी ऊपर है, एस प्लस टी नीचे है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर देखिए, पॉइंट सी के ऊपर c प्लस एस प्लस टी इज ग्रेटर देन c प्लस आई प्लस जी। सी सी कट गया, s प्लस टी इज ग्रेटर देन आई प्लस जी, वही बनाए नीचे। अब एक बार देख लीजिए पूरा थ्री सेक्टर। थ्री सेक्टर में मैंने इक्विलिब्रियम कैसे निकाला, डिमांड सप्लाई की मदद से, इंजेक्शन लीकेज मैंने इक्वेट किया, और मैंने यहाँ पर आपको ग्राफ भी बताया। और फिर मैंने बोला थ्री सेक्टर के अंदर, पहले टू सेक्टर के अंदर मैंने बोला था y इज इक्वल टू सी प्लस आई। अब मैंने बोला c प्लस आई प्लस जी। सी की वैल्यू होती थी a प्लस बी वाई, अब वाई डी हो गया, वाई डी मतलब वाई माइनस टैक्स। ग्राफ की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए आपको। कीनेशियन थ्योरी पे क्वेश्चन पूछते हैं प्रैक्टिकल, वो मैं कवर करवा दूंगा। क्या बोल रहे हैं बेटा, एक्स एक्सिस नहीं बनाया आपने, या वो आपको दिख नहीं रहा होगा, मैंने एक्स एक्सिस बनाया है। कई बार ना बच्चों को सिस्टम में दिखता नहीं, बनाया मैंने, दिस इज एक्स एक्सिस।
ऊपर वाले ग्राफ में बनाया है, वो भी दिख रहा है। हो गया। सिर्फ ग्राफ की प्रैक्टिस करवाऊंगा क्योंकि यही एकमात्र ग्राफ है, मतलब 3 ग्राफ आएंगे आपको एग्जाम में, उसके अलावा ग्राफ ही नहीं है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ उसके बाद ग्राफ ही नहीं है। अभी स्टार्ट किया, जल्दी करो, ज्यादा तो वैसे भी मेरा रह नहीं गया। वो तो बहुत सिंपल है, 4 सेक्टर में ज्यादा कुछ है ही नहीं। 20-25 मिनट का रह गया, हो गया, आपने चैप्टर हो गया फिर। चलो जल्दी कर। ग्राफ तो बनाने थे ना, ग्राफ तो बनाने ही थे अच्छे से। कल से 2:45 पर हो गई आपकी क्लास। रीजन है कोर्स पेज ही एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। 2:45 लेकिन शार्प। अभी कितने लेक्चर रह गए आपके? 18 लेक्चर मैक्सिमम। कल से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्या भेजना है तुझे? ट्वेल्थ जैसा ही है क्या? आई गेस इट्स डन नाउ। इट्स डन। फोर सेक्टर, फोर सेक्टर है। फोर सेक्टर के अंदर हाउस होल्ड सेक्टर है, फर्म है, गवर्नमेंट है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। फोर सेक्टर में भी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई होगा। अभी मैं जैसे करवा रहा हूं वैसे सुनना। एग्रीगेट डिमांड में क्या, सी प्लस आई प्लस सी, और सप्लाई में आएगा सी प्लस एस प्लस टी। ये तो 3 सेक्टर में सीखा ही है ना। सी प्लस आई प्लस सी इज इक्वल्स टू सी प्लस एस प्लस टी, ये तो सीखा ही है। अच्छा, अभी आप सभी जानते हैं बेटा, सी प्लस आई प्लस, जिसमें से सी और सी कट हुआ, आई प्लस सी इज इक्वल्स टू एस प्लस टी। नाउ दिस आई एंड जी, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग बेसिकली क्या है, ये इंजेक्शन है। उसी प्रकार से एक्सपोर्ट भी इंजेक्शन है। और एस प्लस टी ये लीकेज है, और इंपोर्ट भी एक लीकेज रहता है।
तो 4 सेक्टर में इक्विलिब्रियम ऐसे एस्टैब्लिश होता है 3 सेक्टर की मदद से, उसमें नेट एक्सपोर्ट डाला गया। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ I प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम इज इक्वल टू एस प्लस टी, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये तो एक चीज हो गई, इसका ग्राफ भी बना देंगे, ग्राफ बहुत आसान है, 2 मिनट में बन जाएगा। नेक्स्ट बेटा कहना है से y यानी सप्लाई इज इक्वल्स टू डिमांड, और डिमांड किस चीज की, C प्लस आई प्लस जी की, राइट। भैया ये y क्या है सर, दिस y इज नथिंग बट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम बेटा क्या एक्सपोर्ट से बढ़ता है और इम्पोर्ट से कम होता है, ये तो हमने सीखा है सर। y इज इक्वल्स टू C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, 4 सेक्टर के अंदर, ये हमने तो ऑलरेडी दे रखा है। एक्सपेंडिचर मेथड में C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम की मदद से हमको जीडीपी एमपी मिलता है, तो बस यहाँ पर ये यूज करना है। y इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई डी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, इक्विलिब्रियम कैसे होगा बेटा, इक्विलिब्रियम तब होगा व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। डिमांड है C प्लस आई प्लस जी की और सप्लाई है C प्लस एस प्लस टी। सी कट हो गया, I प्लस जी इज इक्वल्स टू एस प्लस टी, ये तो सब 3 सेक्टर में होता है। बिल्कुल बेटा, ये I प्लस जी क्या है, इंजेक्शन है, उसी तरीके से एक्सपोर्ट भी इंजेक्शन है, और एस प्लस टी लीकेज है, इम्पोर्ट भी लीकेज है। तो कहना है से I प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम एम इधर भेजिए इज इक्वल्स टू एस प्लस टी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, और ये कंडीशन हम लोगों ने पढ़ रखी थी, हमने इस तरीके से कंडीशन पढ़ रखी थी। ठीक है, अब एग्जाम में न्यूमेरिकल आया, उसको तो ऐसे सॉल्व करना है। इनकम, नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, वेयर C इज इक्वल्स टू A प्लस बी वाई डी। 4 सेक्टर है, मतलब गवर्नमेंट तो होगी, टैक्सेस तो कलेक्ट करेगी ही करेगी। बताइए समझा क्या ये? सब समझा? ये पार्ट मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली कवर करवा दूंगा, इसकी फिक्र मत करो। ग्राफ बना लेते हैं। दिस इज योर आई, दिस इज पॉसिबली योर जी। ठीक है, देयर वुड बी सी एज वेल, है ना, सी भी रहेगा एक। पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम सभी एक साथ बना देता हूँ, वो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो ये मैंने इसमें सी भी ले रहा हूँ, आई भी ले रहा हूँ, जी भी ले रहा हूँ, प्लस एक्स माइनस एम ले रहा हूँ। मतलब सी प्लस आई प्लस जी, ये तो 3 सेक्टर वाली कहानी होगी, बस इसमें एक्स माइनस एम को मैंने ऐड कर दिया। आई हैव जस्ट एडेड एक्स माइनस एम। नहीं तो ग्राफ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, इसलिए इसको सी प्लस एस प्लस टी बोल सकता हूँ। बेटा सी और सी कट जाएंगे, क्या इस पॉइंट पे मैं कह सकता हूँ एस प्लस टी इज इक्वल्स टू आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, एस प्लस टी, एस प्लस टी इज इक्वल्स टू आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, इस पॉइंट पे कैन आई से दिस? वैसे एक्स माइनस एम की भी एक लाइन बनाई जा सकती है, पर वो जबरदस्ती कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, नीचे बना लेंगे।
ठीक है, यस और नो। इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, m को इसके साथ लिख दिया, x को सिर्फ यहाँ लिख दिया, कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। ये m को इधर से उठा के इधर भेज दिया। ये ग्राफ सिर्फ इक्वेशन m के लिए, जरा मैं समझा नहीं, ये वाला समझा क्या? मैंने एक c प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स का ग्राफ बनाया, एक c प्लस एस प्लस टी प्लस एम का ग्राफ बनाया, समझा? इक्विलिब्रियम निकालने के लिए, इक्विलिब्रियम तो बड़े आराम से निकल जाता है, ये तो उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। आइए मैं काम करता हूँ, मैं सिर्फ सीसी को इग्नोर करता हूँ बच्चों। मैं क्या करता हूँ, सीसी को इग्नोर करता हूँ, आई प्लस जी प्लस एक्स का एक ग्राफ बनाता हूँ। ये रहा मेरा आई प्लस जी प्लस एक्स का ग्राफ, आई प्लस जी प्लस एक्स, और ऊपर से भी सी को इग्नोर करता हूँ, एस टी और एम का ग्राफ बनाता हूँ। एस प्लस टी प्लस एम। तो यहाँ पर देखिए बेटा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे c प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स इज मोर देन c प्लस एस प्लस टी प्लस एम। सी कट हो गया, क्या i प्लस जी प्लस एक्स इज ग्रेटर देन s प्लस टी प्लस एम? यस, i प्लस जी प्लस एक्स इज ग्रेटर देन s प्लस टी प्लस एम। और यहाँ पर क्या हो रहा है, s प्लस टी प्लस एम इज ग्रेटर देन i प्लस जी प्लस एक्स। चलिए चेक करके देखते हैं इस पॉइंट पे क्या हो रहा है। सर यहाँ पर c प्लस एस प्लस टी प्लस एम इज ग्रेटर देन c प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स। सी और सी कट गया, एस प्लस टी प्लस एम इज ग्रेटर देन ये। मतलब एक जगह सारे इंजेक्शन और एक जगह सारे लीकेज। इनफैक्ट वो जो ग्राफ है वो इंजेक्शन और लीकेज दिखाने वाला ही ग्राफ है। इंजेक्शन और लीकेज देखो, इक्विलिब्रियम के लिए तो मैंने ऊपर का ग्राफ दिखा दिया, नीचे वाला ग्राफ आपको लीकेज और इंजेक्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए एस प्लस टी प्लस एम लीकेज, आई प्लस जी प्लस एक्स इंजेक्शन। अगर आप यहाँ पर भी देखोगे एस प्लस टी लीकेज, आई प्लस जी इंजेक्शन, और आप यहाँ पर भी देखोगे सेविंग इज लीकेज, आई इज इंजेक्शन। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो ऊपर वाला ग्राफ तो इक्विलिब्रियम मुझे डिराइव करके दे देता है, नीचे वाला ग्राफ मुझे लीकेज और इंजेक्शन रिफ्लेक्ट करवाता है। मैं चाहता हूँ 2-5 मिनट में ग्राफ ड्रॉ करिए। वैसे ये नेगेटिव में क्यों गया, याद दिला दो। क्योंकि बेटा आपकी इनिशियली इनकम कुछ नहीं है, पर खर्चा तो है ना। इनकम 0, खर्चा 100 रुपए, तो डिस सेविंग हुई कि नहीं? इसलिए आप एक्सेस के नीचे हो।
बाय बेटा 445 का मिलता है। हाँ, पर्पल लाइन जी और आई, उसकी जरूरत तो नहीं है पर हाँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं इसको नहीं भी बनाऊं ना बच्चों, मेक्स नो डिफरेंस। मुझे बस डिमांड और सप्लाई का इक्विलिब्रियम बताना था और नीचे लीकेज और इंजेक्शन रिफ्लेक्ट कर रहे थे। हो गया, 5-10 मिनट का ही बचा है, कुछ भी नहीं है बेटा। इसके अंदर देखो, पहले अपन डिमांड बनाते हैं। देखिए, ये रहा आपका आई, ये रहा आपका जी। बेटा उसी तरीके से आपका एक एक्स भी होगा, ठीक है, और एक सी होगा, सी होगा कुछ ऐसा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं सी प्लस आई प्लस जी, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स सभी जोड़ रहा हूं, क्योंकि वो मेरी डिमांड है। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स जोड़ दिया। हालांकि मैंने ये और ये इग्नोर करा ग्राफ में बनाना, लेकिन बना कैसे वो, ये देखिए, ये रहा आपका सी, सॉरी ये रहा आपका एक्स। नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है इतना सही हो एक्स, ये रहा आपका एक्स, कोई बड़ी बात नहीं। मुझे तो सी बनाना है, तो मैंने सी भी बना दिया। अब मैं इन सब का टोटल करो, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स, तो मेरे को ये ऑरेंज कलर का कर्व मिल गया। और दूसरी तरफ सप्लाई सी प्लस एस प्लस टी। अब इसमें मेरे को एम ऐड करना पड़ा। वो एम कैसे ऐड किया, तरीका अलग था मेरा। मैंने सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम किया था, तो मैंने माइनस एम को इधर भेज दिया, ठीक है, वो उधर माइनस में था, इधर मैंने उसको प्लस में डाल दिया। तरीका ये था। ऑल्दो आई डोंट नीड दिस, आई डोंट नीड दिस एज वेल, मुझे तो बस यही चाहिए, डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई। हर्षमीत, डिड यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट और नॉट? Again I'll say graph is little tricky here. ग्राफ सेम है बट हर मॉडल में एक एक कंपोनेंट ऐड हो रहा है एग्जैक्टली। ग्राफ सेम है, हर एक में एक एक मॉडल ऐड हो रहा है। तो स्टार्टिंग वाला ग्राफ देख, उसमें सिर्फ एस और आई के बारे में था। सेकेंड वाला ग्राफ देख, एस प्लस टी इज इक्वल टू आई प्लस जी था। तीसरे वाले में देख लेंगे हो गया। और ऊपर तो वही डिमांड और सप्लाई का ही इक्विलिब्रियम हो रहा है। अगर मैं इसको एकदम सिंपल सेंस में आप लोगों को रिफ्लेक्ट करके दिखाना चाहूं, तो कुछ ये गेम चल रहा है। टू सेक्टर मॉडल की बात करते हैं। टू सेक्टर मॉडल में दिस इज योर सी प्लस आई, दिस इज योर सी प्लस एस। थ्री सेक्टर मॉडल में सी प्लस आई प्लस जी, सी प्लस एस प्लस डी। फोर सेक्टर में सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स, और इधर एम आ गया, कोई डिफरेंस। टू सेक्टर के अंदर टू सेक्टर में दिस इज योर एस, दिस इज योर आई, सी सी को इग्नोर करो। थ्री सेक्टर में ये एस प्लस टी है, ये आई प्लस जी है। फोर सेक्टर में इसमें प्लस एम ऐड कर दिया, इसमें एक्स ऐड। बेटा क्या है, समझा शॉर्टकट? चलिए, अब 10 मिनट का पार्ट रह गया, टोटली थियोरेटिकल पार्ट रह गया, लेकिन उस पर भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। ये ग्राफ अब आप छोड़ सकते हैं, देख सकते हैं, आपकी इच्छा। अब सिर्फ इतना सा पार्ट हमारा रह गया है, फटफट कंप्लीट करते हैं, जल्दी कंप्लीट हो जाए तो जल्दी छोड़ दूंगा मैं आप लोगों को। ओके ओके बच्चा बड़ी, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज बेसिकली अ फिनोमिना
whereby a small change in your investment will bring proportionately larger change in your national income. ये क्या बोलता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमारे देश में एक ऐसा फिनोमिना है देश और दुनिया में, जहां लेट से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है 10, कैसे कैलकुलेट होता है वो तो सिखा दूंगा बेटा। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है फॉर एग्जांपल 10, इसका मतलब ये है कि आप इकोनॉमी में 1000 रुपए डालोगे ना, इकोनॉमी में नेशनल इनकम 10,000 से बढ़ जाएगी। आप अगर 500 रुपए डालोगे ना, तो 500 इंटू 10 5000 से बढ़ जाएगी नेशनल इनकम। Thereby a small change in your investment expenditure will bring about larger change in your national income. Investment multiplier is denoted by K. The formula is delta Y divided by delta I. Let's say आपकी नेशनल इनकम में चेंज आया 5000 और आपकी इन्वेस्टमेंट में आपने चेंज किया है 500, तो इससे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू आ जाती है। कुछ भी नहीं किया, बेसिकली यहाँ पर मैंने इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई किया था, बस वही चीज है, इसको इधर भेज दो, 10 इंटू 500 करोगे वही हुआ, इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई किया, आपकी चेंज इन इनकम आ जाएगी। तो पहले तो इसका मीनिंग समझ लीजिए, मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, investment multiplier means a small change in investment will bring proportionately larger change in your national income. The formula is, sorry, it is denoted by K, that is delta Y divided by delta I. ये कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है, बेसिकली चेंज इन इन्वेस्टमेंट को K से मल्टीप्लाई करूंगा तो चेंज इन नेशनल इनकम आ जाएगा, बराबर है। अब इसका K का फॉर्मूला भी है, K is equals to 1/1 minus MPC, 1/1 minus MPC। अब ये बोलता है कि MPC जितना ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू उतना ज्यादा रहेगी। फॉर एग्जांपल एक बार मैं MPC की वैल्यू 0.1 लेता हूँ 10%, एक बार मैं 0.5 लेता हूँ, एक बार मैं 0.9 लेता हूँ, मुझे आंसर निकाल के बताइए। पहले वाले केस में 1/1 minus 0.1, 1/0.9 कितना होता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होगा 1.11। दूसरे वाले केस में 1/1 minus 0.5 इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 2, और तीसरे वाले केस में 1/1 minus 0.9 इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 10। विच सिंपली स्टेट दैट अगर इकोनॉमी में खर्चा ज्यादा होगा, ये आपको क्लियरली अब रीड करते आएगा, एमपीसी यानी लोगों की एडिशनल खर्च करने की आदत, अगर एमपीसी यानी खर्च करने की आदत ज्यादा होगी तो इकोनॉमी में बार बार पैसा आएगा, और इकोनॉमी में अगर बार बार पैसा आएगा तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर स्ट्रांग होगा। और अगर लोगों की सेविंग हैबिट ज्यादा है तो भैया एमपीसी छोटा हो जाएगा, और अगर एमपीसी छोटा हो गया, एमपीसी छोटा हो गया मतलब लोग खर्च नहीं कर रहे तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वीक पड़ जाएगा। तो इसलिए इकोनॉमी में कहते हैं खर्च करो, क्योंकि जब आप खर्च करते हो तो एमपीसी स्ट्रांग होता है, एमपीसी के स्ट्रांग होने से के स्ट्रांग होता है, और गवर्नमेंट फिर थोड़ा सा भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो नेशनल इनकम आपकी बढ़ जाती है, ऐसा इनका कहना बनता है। कह सकते हो 1/MPS भी कह सकते हो, जैसे यहाँ पर एमपीसी की वैल्यू 0.1 है, यानी एमपीएस की वैल्यू 0.9 है। ठीक है, एक ही बात है ना, 1 माइनस एमपीसी का मतलब ही एमपीएस हो गया ना। मैंने कल ही तो आपको सिखाया था एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1, तो आप 1 माइनस एमपीसी लिखो या 1/MPS लिखो, एक ही बात है। जैसे यहाँ पर देखिए एमपीसी 0.5 मतलब एमपीएस भी 0.5 है, 1/0.5 हो जाएगा 2। एमपीसी 0.9 है यानी एमपीएस 0.1 है, 1/0.1 इज इक्वल्स टू 10। एक ही बात है, वो मैंने जानबूझ के नहीं बताया आपको। क्यों नहीं बताया? क्योंकि क्वेश्चन में अगर आपको एमपीएस दिया होता तो मैं बोलता एमपीएस दिया तुम्हें 0.7, तुम उसे एमपीसी में कन्वर्ट कर दो 0.3। मैं जबरदस्ती की चीज सिखा ही नहीं रहा, उन्होंने हर तरीके से बता रखा है, शॉर्टकट लॉन्ग नहीं बताया मैं। देख ले बेटा एक बार इसको, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर समझा। सो investment multiplier refers to a phenomena whereby a small change in investment will bring proportionately larger change in your national income. Multiplier explain how many times your aggregate income increase as a result of investment. When the level of investment increases, ये बोल रहा है जब डेल्टा आई इंक्रीज होता है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है, the equilibrium level of income increases by delta y. तो मान लीजिए आपने आपकी इनकम को, सॉरी इन्वेस्टमेंट को 100 से बढ़ाया, अब आप ये जानना चाहते हैं
कि मेरी नेशनल इनकम कितना बढ़ेगी। आई रिपीट, अगर आप इन्वेस्टमेंट, मोदी जी आज आकर बोलते मैं इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहता हूँ 1,000 करोड़ की, उसके कारण नेशनल इनकम कितना बढ़ेगी, अगर वो ये जानना चाहते हैं तो भैया इसको के से मल्टीप्लाई करो। अब के से मल्टीप्लाई करेंगे आपको वाई की वैल्यू आ जाएगी, डेल वाई की वैल्यू आ जाएगी। सो कैन आई से डेल्टा आई इंटू के इज इक्वल टू डेल्टा वाई, और कैन आई से के इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा आई। अब ये के की वैल्यू निकलती है 1/1 माइनस एमपीसी, विच सिंपली सजेस्ट कि जितना ज्यादा कंजम्पशन होगा, क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई, जितना ज्यादा कंजम्पशन होगा, अब इसको मैथमेटिकली थोड़ा समझो, जितना ज्यादा एमपीसी होगा, समझो 0.9 है तो डिनोमिनेटर की वैल्यू उतनी छोटी होती जाएगी। 1 माइनस जितना बड़ा नंबर करोगे बेटा डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी होगी, और जब डिनोमिनेटर छोटा होगा फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ जाती है। मैथमेटिकल प्रॉपर्टी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? पक्का? एग्जाम्पल लीजिए, फॉर एग्जाम्पल इफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट डेल्टा आई इज इक्वल टू 2000 मिलियन causes the change in national income delta y is equals to 6000, बेटा k की वैल्यू कितनी हो गई 3, then investment multiplier is 3। 10 मल्टीप्लायर इंडिकेट्स, फिर बकवास लिखी उन्होंने, छोड़ो। अब एक आपसे चीज पूछी गई है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के और एमपीसी में क्या रिश्ता है, तो बहुत सिंपल रिश्ता है, जितना ज्यादा एमपीसी उतना ज्यादा के, जितना ज्यादा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम उतना ज्यादा के। द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम is determinant of value of multiplier and there exists a direct relationship, और लॉजिकल वे जितना ज्यादा कंजम्पशन करोगे इकोनॉमी को उतना ज्यादा मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट मिलेगा। फॉर्मूला वाइज भी आप प्रूव कर सकते हो, k is equals to 1/1 minus mpc, higher the value of mpc lower will be the value of equation, lower will be the value of denominator, higher will be the value of fraction, higher the mpc higher will be the value of, higher will be the value of multiplier, vice versa। अच्छा, मैक्सिमम एमपीसी कितना हो सकता है 100%। मैक्सिमम कितना हो सकता है, पूरा का पूरा जो आ रहा है सारा का सारा खर्च कर रहे हो, मतलब मैक्सिमम एमपीसी कितना हो सकता है 100%, यानी कि 1। 1 minus 1 will become 0, एनीथिंग अपॉन 0 becomes infinite, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर हम सारा का सारा खर्च कर रहे हैं ना बेटा, सारा का सारा खर्च कर रहे हैं, पैसा कुछ भी सेव नहीं कर रहे हैं, इन दैट केस 1 रुपया भी आप डालोगे तो इकोनॉमी में इनफाइनाइट हो जाएंगे, but that is technically not possible due to habit of people of saving। सेविंग तो हम करेंगे। तो नाउ आई वांट यू टू रीड ऑल व्हाट आई हैव टॉट, जितने मैंने आपको चीजें बताई है एक बार पढ़िए सारी की सारी। आई एम गोइंग टू लीव यू इन 5-10 मिनट्स। Chilling, yes, with book. Counting days, yes, for certificate of nervous. Yes, for happy. Yes, for hard work I'm putting the play. Adjusted in. सही बात है बेटा। Next, in 3 sector model, when C intersect SS, क्या शुभिका तेरा डाउट क्लियर हुआ या अभी भी बाकी है? शुभिका, इज योर डाउट क्लियर और स्टिल पेंडिंग? सर हो गया। अरे जो इनिशियल वाला पार्ट मैंने बताया ना, इट इज काइंड ऑफ टेक्निकल पार्ट, थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है, अगर आप देखोगे तो बड़ा नहीं है, टेक्निकल है थोड़ा सा। इट टेक्स टाइम।
डन। देखिए मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, डोंट रिलाई टू मच ऑन रिविजन वीडियोस। मतलब मैं ही रिविजन करवा के दूंगा, अच्छे से करवा के दूंगा, बट ये जो चैप्टर ही इजी है, इसके प्रैक्टिकल भी आपसे बड़े आराम से हो रहे हैं। सो ऑल यू नीड टू डू इज कि आप खुद ही एक बार इसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब जैसे 50 मार्क्स का आप लोगों को पूरा ईएफएफ का पेपर आता है, 15 मार्क्स से करीब ही अकेला आने वाला है चैप्टर, तो इसको पढ़ना चालू कर देना चाहिए। और इसने कितना एफर्ट्स मांगा तुमसे, मुश्किल से 10 घंटे। अब 10 घंटे में 15 मार्क्स एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, आरओआई बहुत पॉजिटिव है इसका। ठीक है, तो इसमें थियरी में जो जो दे रखा है ना, पूरे चैप्टर में आप बोल रहे हो तो बेटा पूरे चैप्टर में कुछ भी पूछा जा सकता है। किनीशियन में मैं डेफिनेटली आपको बता सकता हूँ, किनीशियन में ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, थियोरेटिकली बोल रहा हूँ मैं। ऐसे ग्राफ पूछते नहीं है, पर किसी दिन पूछ लिया तो मैंने आपको सिखा दिया है। मतलब जहां जहां लिटरेचर थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है, सिर्फ डेरिवेशन जो है ना 2 सेक्टर 3 सेक्टर 4 सेक्टर का, उसको छोड़ के। और पीछे चार्ट्स दे रखे हैं, उन चार्ट्स में भी सब कुछ है। थियरी का वेटेज होगा लगभग लगभग आप पकड़ लीजिए 50 में से। हाँ, मैं 50 में से ही हमेशा बताता हूँ। 50 में से होगा 17 मार्क्स का प्रैक्टिकल, और बचा हुआ देंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्रिएशन दे रखा है, इनफैक्ट सब कुछ दे रखा है, रिवीजन के लिए इतना काफी है। मेरे यूट्यूब के ऊपर ना, मेरे चैनल के ऊपर एक ही वीडियो है इसका, मैराथन। आप उसे कर लीजिएगा, 2 घंटे में पूरा चैप्टर हो जाएगा, स्क्रैच से एकदम जीरो से रिवाइज हो जाएगा। ठीक, डू यू हैव, यहाँ पर क्रिएशन भी दे रखा है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम, सेविंग फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ऑटोनॉमस रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जो लास्ट क्वेश्चन अभी हमने किया वो भी दे रखा है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दे रखा है। 2 सेक्टर को शॉर्ट में समझाया, अगर आप इसका ग्राफ भी देख लोगे तो भी काफी है। 3 सेक्टर को शॉर्ट में समझाया, आप इसका ग्राफ देख लोगे तो भी चलेगा। 4 सेक्टर को शॉर्ट में समझाया, यानी यहाँ कर लिया तो सब कुछ कवर्ड है, ग्राफ देख लेना है। और वो जो प्रैक्टिकली सर आप बता रहे थे 2 सेक्टर में नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन y इज इक्वल्स टू c प्लस आई करते हैं, 3 सेक्टर में c प्लस आई प्लस g करते हैं, और 4 सेक्टर में c प्लस आई प्लस g प्लस x माइनस m करते हैं। ये क्या है, ये भी आप लोगों को प्रैक्टिकली जब मैं कवर करवा दूंगा, दिस इज गोइंग टू बी सुपर इजी पार्ट फॉर यू। लाइक इफ यू सिट फॉर 2 आवर्स स्ट्रेट इन अ रो, हम एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, नॉट मच इज पेंडिंग। ये देखिए, ये रहे वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन। एक ये करना है, ये हो गया है, ये ऑलरेडी हो गया है, ये करेंगे, ये हो गया है, ये भी हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया एक्सपेंडिचर में करके, वही से जो क्वेश्चन मैंने आपको कल परसों करवाए थे वही। ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन देखिए, ये 1 2 3 4, ये सब किनीशन है, सब किनीशन है। ये तो समरी है गंदी नंदी की, ये गंदी नंदी वाले क्वेश्चन हो गए, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और 7 8 क्वेश्चन वहां पे। छुट्टी ना जाइए बेटा। सर कल रात 10 से 12 किशन सर का है। अच्छा, ओके। और कब है सर का? कल ही है, परसों रख लेंगे तुम्हारा, परसों रख लेंगे।
10 से 12 बोल रहे हैं ना, ठीक है। कल से न्यू चैप्टर, यस, ठीक है। देन दैट्स इट फॉर द डे फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, बाय बेटा, टेक केयर।